गाज़ा के बच्चों की किसी को परवाह नहीं है, यहाँ तक कि आपको भी नहीं। हर दिन आप गाज़ा से दिल तोड़ देने वाली तस्वीरें और वीडियो देखते हैं। भूखे बच्चे खाने के लिए कतार में खड़े हैं, टेंटों में रह रहे हैं। आईडीएफ की बमबारी में कई बच्चों की जान जा चुकी है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि गाज़ा के बच्चों की वास्तव में किसी को परवाह नहीं है। और मैं यह बात लोगों को भड़काने या गुस्सा दिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये असहज सच्चाई है। हर बार जब मैं इजराइल अरब संघर्ष पर कोई वीडियो बनाता हूं तो मुझे वही टिप्पणियां मिलती हैं। मैं कहता हूं कि अरबों ने विभाजन योजना को कई बार ठुकराया और युद्ध शुरू किए। लोग जवाब देते हैं, यह गाजा में बच्चों की हत्या को सही नहीं ठहराता। मैंने बताया कि 70% से अधिक गाजावासी हमास का समर्थन करते हैं और 7 अक्टूबर को जो हुआ उसका समर्थन करते हैं। लोग कहते हैं यह नरसंहार को सही नहीं ठहराता। मैं फिलिस्तीनी आधिकारिक मीडिया की क्लिप्स दिखाऊंगा। ला कलीसा फंताफी नगरी मशीरू अलीशा नहीं है, और वे अब भी कहते हैं कि इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। बच्चों का दुहक सबसे बड़ा हथियार है, और इसी वजह से मैं यह वीडियो बना रहा हूं, ताकि असहज सच्चाई को बताया जा सके। दरअसल किसी को भी गाज़ा के बच्चों और महिलाओं की परवाह नहीं है। लोग गाज़ा के बच्चों का इस्तेमाल इजराइल पर हमला करने के लिए एक हथियार के रूप में करते हैं, और यहां इसका सबूत है। मान लीजिए कि आपको सच में मध्य पूर्व के बच्चों की परवाह है। अगर यह सच होता तो आप सबसे पहले यमन और सीरिया के बच्चों की परवाह करते। वे दो देश जहां हाल के वर्षों में बच्चों ने सबसे अधिक कष्ट झेला है। दोनों ही मामलों में पीड़ित बच्चों की संख्या 10 गुना है, गाज़ा की तुलना में कई गुना ज्यादा। तो फिर आक्रोश कहाँ है? यमन के बच्चों के लिए विरोध प्रदर्शन कहाँ है? मुझे पता है 2 गलतियां मिलकर सही नहीं बनती। मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन यमन में तो असली भूखमरी है। हजारों बच्चे मर रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों के छात्र उनके लिए नारे नहीं लगाते। कैंडेस ओवेंस उनके बारे में पोस्ट नहीं करती, उनका जिक्र तक नहीं करती। यमन के बच्चों की किसी को परवाह क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इसके लिए आप इजराइल या यहूदियों को दोष नहीं दे सकते। क्या मैं गलत हूं? तो मुझे टिप्पणियों में सुधारें। अपना जवाब इस तरह शुरू करें, मुझे यमन के बच्चों की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे गाज़ा के बच्चों की सच में बहुत ज्यादा परवाह है, क्योंकि मैं इंतजार करूंगा। और सीरिया वही बात है। सीरिया के बच्चों के लिए कभी कोई गंभीर विरोध नहीं हुआ। और अब आइए महिलाओं के दुख की बात करें, क्योंकि यह हमेशा साथ साथ आता है। महिलाएं और बच्चे। यहां से ज्यादा दूर नहीं, बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा देश है जिसे मिस्र कहते हैं, जहां 10 करोड़ लोग रहते हैं। उनमें से आधी महिलाएं हैं, और उन महिलाओं में से 80% से भी ज्यादा सबसे बर्बर अत्याचार झेलती हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे उनका हाँ, कहाँ हैं आप नारीवादी? कहाँ हैं आप मानवाधिकार कार्यकर्ता जो मध्य पूर्व की महिलाओं की परवाह करते हैं? आप कुछ क्यों नहीं कहते? आप मुस्लिम समाज की आलोचना करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? कुछ लोग कहेंगे कि मैं विषय बदलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक वैध सवाल है। आप यमन और सीरिया के बच्चों के दुख के प्रति पूरी तरह अंधे क्यों हैं, लेकिन गुस्सा सिर्फ जब बात गाजा की होती है? लेकिन ठीक है, मान लेते हैं कि किसी तरह आपका दिल खास तौर पर गाजा के बच्चों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले, झूठ क्यों बोलना? मेरा मतलब क्या है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र अब चेतावनी दे रहा है कि 14,000 बच्चे 48 घंटों के भीतर मर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रमुख टॉम फ्लेचर ने बीबीसी को बताया है कि अगले 2 दिनों में गाजा में 14,000 बच्चे मर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र चेतावनी दे रहा है कि अगले 48 घंटों में तकरीबन 14,000 बच्चे मर सकते हैं। यही है आधुनिक रक्त कलंक का रूप। पहले कहा जाता था कि यहूदी बच्चों के खून से मटजा बनाते हैं। आज सूट पहनने वाले पत्रकार सबसे चौंकाने वाली सुर्खियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल 14,000 बच्चे नहीं मरे। कुछ अखबारों ने माफी मांगी, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को जो याद रहता है वह यह है कि यहूदी बच्चे मारते हैं। यहाँ एक और उदाहरण है। इस ओनोरा पोस्ट को देखिए। आया
एक गरीब छोटी बच्ची, मैं क्या कह सकता हूँ? सिर्फ इतना कि वह सीरिया से है। UNRWA, एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, ने एक पीड़ित सीरियाई बच्चे की तस्वीर का इस्तेमाल इजराइल को बदनाम करने के लिए किया। UN वॉच ने एक फिलिस्तीनी आया को ढूंढा। यह है जो उसने बताया कि वह अपनी UNRWA स्कूल में क्या सीख रही है, जिसे आप यानी संयुक्त राष्ट्र फंड करते हैं। अन्ना इस्माया मदरास। वे अपराधी हैं। क्या आप यहूदियों से नफरत करते हैं? बहुत। क्यों? क्योंकि वे हमारे पीड़ित और अक्सर असहाय हैं और हम उनसे अपने अधिकार छीनते हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले और उसके बाद हुए युद्ध के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह वापसी के अधिकार से संबंधित है? हाँ, क्योंकि हम फिलिस्तीन को अपने देश में वापस लेना चाहते हैं। क्या अरब जगत में यहूदियों के लिए कोई स्थान है? नहीं। फिलिस्तीन यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच नहीं, हम एक ही भूमि पर हैं। शांति स्कूल आपको क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि हमें इजराइल से प्रेम करना चाहिए। ये तो केवल 2 उदाहरण हैं कि किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र ने अपने नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। बच्चों का निंदनीय उपयोग करता है, लेकिन उन्होंने इसका आविष्कार नहीं किया। इजराइल पर हमला करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा और सबसे चरम उदाहरण अल जजीरा है। मैं अपनी सुबह की शुरुआत अल जजीरा से करता हूं, ये देखने के लिए कि हमास दुनिया को क्या बता रहा है। और अंदाजा लगाइए क्या, अगर आप अभी इस वीडियो को रोक दें और अल जजीरा की वेबसाइट पर जाएं, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि मुख्य सुर्खी इजराइल के बारे में ही होगी। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। ये एक समाचार साइट है ना? तो मुझे अगली सुर्खी के बारे में नहीं पता होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है क्योंकि वह हमेशा इजराइल के बारे में होती है और वे हमेशा बच्चों और महिलाओं के दुख का इस्तेमाल करते हैं। यमन कभी भी सुर्खियों में नहीं होगा, न ही सीरिया। वे बच्चों और महिलाओं महिलाओं और बच्चों जैसे शब्दों को धीरे धीरे परोसते हैं क्योंकि इससे भावनाओं पर असर पड़ता है। अल जजीरा के अनुसार इजराइल ने कभी किसी हमास आतंकवादी को नुकसान नहीं पहुंचाया। युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल ने केवल आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को ही मारा है। मुझे यकीन नहीं है। पिछले वर्षों की उनकी सुर्खियां खोज कर देख लीजिए। उनके अनुसार इजराइल ने एक भी आतंकवादी को नहीं मारा है। अजीब नहीं है? ध्यान दें कि आलोचना हमेशा इजराइल पर ही होती है, कभी हमास पर नहीं, कभी अरब दुनिया पर नहीं, यहां तक कि मिस्र पर भी नहीं। अगर अरब दुनिया को वास्तव में गजा के बच्चों के दुख की परवाह होती तो वे मिस्र पर मदद के लिए दबाव डाल सकते थे। युद्ध के अधिकांश समय में मिस्र की गजा के साथ सीमा लगी रही है। वे सहायता भेज सकते थे, घायलों का इलाज कर सकते थे, आम नागरिकों की मदद कर सकते थे। अगर कतर, जो हमास को अरबों डॉलर देता है, उस पैसे का कुछ हिस्सा मिस्र को देता और मिस्र गजा के लोगों की मदद करता तो हालात कहीं बेहतर हो सकते थे। लेकिन कोई भी यह उम्मीद नहीं करता कि अरब अरबों की मदद करेंगे, क्योंकि बच्चों का दुख वास्तव में उनके लिए मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है उस दुख का इस्तेमाल इजराइल को बदनाम करने के लिए करना। और अब हम उस असली वजह पर आते हैं जिसकी वजह से गजा में बच्चे दुख झेल रहे हैं। हमास और गजा के लोगों के बीच हमास को मिलने वाला समर्थन। हमास सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं है जिसने गजा पर कब्जा कर लिया। हमास एक वैश्विक इस्लामी आंदोलन का हिस्सा है और गजा के अधिकांश लोग उनके विचारों का समर्थन करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, सिर्फ इजराइल को ही दोष नहीं दिया जाता, बल्कि हमास से सारी जिम्मेदारी भी हटा दी जाती है। शायद, या शायद शायद अरबों की भी अपनी किस्मत के लिए कुछ जिम्मेदारी है। जिस तरह अरब मुस्लिम समाज यमन में हत्याओं और सीरिया में सामूहिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार है, क्या गजा के अरब भी अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं? अगर आप मध्य पूर्व में हर बुराई के लिए इजराइल को ही दोषी ठहराते हैं, तो आप सिर्फ इजराइल विरोधी नहीं हैं, बल्कि आप अरबों के प्रति भी नस्लवादी हैं। क्योंकि अरबों को असहाय पीड़ित के रूप में पेश करना, जिनके अपने कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है, यह नस्लवाद है। मैं उन्हें इससे ज्यादा श्रेय देता हूं। वे यमन में हिंसा चुनते हैं, वे सीरिया में हिंसा चुनते हैं, वे मिस्र में महिलाओं के खिलाफ हिंसा चुनते हैं। वे लोकतंत्र के बजाय हिंसा को चुनते हैं।
वे भोजन और विकास के बजाय आतंक की सुरंगों में अरबों का निवेश करना चुनते हैं। पिछले 20 वर्षों में गाजा को दुनिया के किसी भी अन्य समूह की तुलना में अधिक धन मिला है। संयुक्त राष्ट्र दुनिया के सभी शरणार्थियों के लिए एक एजेंसी है और सिर्फ फलस्तीनियों के लिए एक अलग एजेंसी है। मुझ पर विश्वास नहीं है? खुद जांच लीजिए। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, कतर, उन्होंने गाजा में अरबों डॉलर झोंक दिए हैं। और गाजा ने क्या चुना? मिसाइलें और सुरंगें। ये उनकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को देखिए। वे रफा के एक शरणार्थी शिविर से फायरिंग कर रहे हैं। अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है और नागरिक मारे जाते हैं तो आपको क्या लगता है दोष किस पर जाएगा? हमास नागरिकों का इस्तेमाल मानव ढाल के रूप में करता है। एक तरफ वे कहते हैं कि गाजा में अकाल है, दूसरी तरफ ये वीडियो देखिए जो खुद हमास ने पोस्ट किया है। हथियारबंद लोग एक खाद्य गोदाम से फायरिंग कर रहे हैं। अगर इजराइल जवाब देता है तो सुर्खियां होंगी इजराइल ने एक खाद्य गोदाम पर बमबारी की। और यहां सबसे अच्छा उदाहरण है वे सुर्खियां जिन्होंने कहा कि इजराइल ने एक अस्पताल पर बमबारी की। भयानक है ना? मैं इसे कैसे सही ठहरा सकता हूं? मैं आपको बताता हूं कैसे। इजराइल ने किसी अस्पताल पर बमबारी नहीं की थी। उसने अस्पताल के नीचे स्थित हमास के कमांड टनलों पर बमबारी की थी। मोहम्मद सिनवार, हमास का नेता, शायद वहीं मारा गया था। और उस अस्पताल का नाम क्या है? यूरोपियन अस्पताल। क्या पश्चिमी पाखंड के लिए इससे बेहतर कोई रूपक हो सकता है? यूरोपियन अस्पताल के नीचे एक आतंकवादी नेता छिपा है और जब इजराइल उसे मारता है तो दोष इजराइल पर ही आता है। शायद इसके लिए हमास जिम्मेदार है जो नागरिक ढांचे का इस्तेमाल ढाल के रूप में करता है। बिल्कुल, अस्पताल को पता था। उन्होंने सहयोग किया। गाजा में हर कोई हमास के साथ सहयोग करता है। जो कोई सहयोग नहीं करता उसे हमास द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन आप यह बीबीसी पर नहीं देखेंगे। यहाँ तक कि मीडिया भी सहयोग करता है। क्या आपने कभी गाजा में किसी पत्रकार को हमास की आलोचना करते देखा है? ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ के पत्रकार हमास के झूठे आंकड़े दोहराते हैं। अगर इजराइल कहता है कि 2 सैनिक और 3 नागरिक मारे गए तो वही असली आंकड़े हैं। गाजा से आने वाला हर आंकड़ा झूठ है। क्या वहां निर्दोष बच्चे मारे गए हैं? बिल्कुल, लेकिन मुख्य दोष हमास का है। वे बच्चों को हिंसा पर पालते हैं। वे उनका इस्तेमाल ढाल के रूप में करते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं कि मौत जीवन से बेहतर है। वास्तविक बदलाव तभी आएगा जब यह बदलेगा, जब वे बच्चों के दुख का इस्तेमाल इजराइल पर हमला करने के लिए बंद करेंगे। मैं अपने सभी समर्थकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। चलो अलविदा। हम इन्हें मरने के लिए पाल रहे हैं और पैसे दे रहे हैं।